बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फ़खरियात। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोस फीवर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है WBC डिसऑर्डर। ये हम पूरा क्या करेंगे, MCQs और SCQs करेंगे। ये है हमने पैथोमा से करना है WBC। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक की तरफ जाएंगे। बेसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ें, एक है ल्यूकोपीनिया, दूसरा है ल्यूकोसाइटोसिस। अब WBCs है, अगर WBCs कम हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूकोपीनिया, एंड अगर WBCs ज़्यादा हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटोसिस। जहाँ पे पीनिया है वो डिक्रीज है। अब मिल इसकी हम वैल्यू देखते हैं वो कितनी होती है, वो तकरीबन 4000 से 11000 होती है। ठीक है, अगर ये 4000 से कम है दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूकोपीनिया, और 4000 से यानी कि 11000 से ज़्यादा है दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटोसिस। सबसे पहले जो है ल्यूकोपीनिया। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं या WBCs हैं तो वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एक होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें न्यूट्रोपिनिया, ठीक है, उसके बाद होता है लिम्फोपिनिया। यानी कि क्या हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल हो सकते हैं या लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। अगर न्यूट्रोफिल यहाँ पे देखें तो न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल मेनली क्या होता है, सेगमेंटेड, इसके सेगमेंटेड होते हैं, अंदर सेगमेंटेड न्यूक्लियस होते हैं, 2 to 3 यानी कि 3 to 5 होते हैं। अगर इनका काउंट डिक्रीज हो जाए दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रोपीनिया। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर लिम्फोसाइट्स कम हो जाए दिस इज कॉल्ड एज अ लिम्फोपीनिया। अब इसकी काजेज है ये आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको एज टू एज रटा लगा लेना है। भाई ड्रग टॉक्सिसिटी है, किसी को कीमो मिल रही है यानी कि कीमोथेरापी हो रही है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो कम हो जाएगा। और दूसरा है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपके पास न्यूट्रोफिल बहुत कम है तो न्यूट्रोफिल में आप क्या करोगे, उसको दोगे GMCSF यानी कि ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करता है, ये बोन के ऊपर जाता है बोन, और उसमें से क्या करता है न्यूट्रोफिल जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करा देता है। इसके बाद आता है लिम्फोपीनिया। अब लिम्फोपीनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी और हाई कार्टिसोल। अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी में HIV है तो उसमें भी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे। और हाई कार्टिसोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगी, इंड्यूस एपोप्टोसिस और लिम्फोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे। ये तो MCQs में आएगा कि भाई हाई कार्टिसोल क्या करता है, जो लिम्फोपीनिया करा देता है, और इसमें कीमोथेरापी में न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। उसके बाद आता है ल्यूकोसाइटोसिस। अब जो ल्यूकोसाइटोसिस है ये क्या है, WBC ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसमें कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल भी हो सकते हैं, इयोसिनोफिल ऊपर भी हो सकते हैं। इयोसिनोफिल यहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाया, इयोसिनोपिनिया हो सकता है, बेजोफिलोपिनिया हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो है ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो सकते हैं, इयोसिनोफिल। अब मैं आपको यहाँ पे एक लिनिएज दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, हिमेटोपोइटिक CD34 स्टेम सेल्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं, माइलाइड स्टेम सेल्स और लिम्फाइड स्टेम सेल्स। अब जो माइलाइड हैं वो क्या बनाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBCs, और ये सारे क्या हैं WBCs, ये दोनों, और ये क्या है प्लेटलेट है। अब माइलोब्लास्ट में, ठीक है, सबसे पहले ब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लास्ट सेल में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। उसके बाद मोनोब्लास्ट में क्या बनते हैं, मोनोसाइट्स, और मेगाकैरियोब्लास्ट में मेगाकैरियोसाइट, और ये किस में चेंज होते हैं, प्लेटलेट में। इस तरह लिम्फाइड स्टेम सेल्स हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल्स कितने किस्म के होते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ब्लास्ट के बाद उनके लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स ने जाके प्लाज्मा सेल्स बना देने और एंटीबॉडीज बनानी है, जबकि T लिम्फोसाइट्स दो किस्म के होते हैं, CD8 और CD4+। ठीक है, ये तो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनिएज। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर ब्लास्ट इंक्रीज होंगे, अगर हम आगे देखेंगे ब्लास्ट इंक्रीज होंगे तो वो ल्यूकीमिया कंडीशन होगी। ठीक है, एक्यूट ल्यूकीमिया। अगर मेच्योर यानी कि इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे माइलोब्लास्ट इंक्रीज होंगे तो ये एक्यूट ल्यूकीमिया होगा। अगर यही न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाएंगे तो ये क्रोनिक ल्यूकीमिया होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बताने के लिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक MCQ आता है। यहाँ पे तो हमने किया है कि 3 से 4 चीजें हैं कि भाई न्यूट्रोसाइटोसिस हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, मोनोसाइटोसिस, उसके बाद इयोसिनोफिलिया,
बेजोफिलिया और लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि अभी जो बेजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, किस में इंक्रीज होते हैं, वो सीएमएल में इंक्रीज होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर यहाँ पे कहीं पे आपको बेजोफिलिया इंक्रीज हो नजर आ रहा हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंक्रीज इन द क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, सीएमएल। उसके बाद जो इयोसिनोफिलिया है, ये तो वैसे आप जानते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को एस्थमा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है। लेकिन ये हाजकिंग के एक टाइप है, हाजकिंग लिम्फोमा में, उसमें भी इंक्रीज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, उसमें मिक्स जो टाइप है उसमें इयोसिनोफिलिया रेज होते हैं। अब आ जाते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस। ये तो होगी सारे माइलाइड लिनिएज। इसके बाद है लिम्फोसाइटिक। ठीक है, इसमें वायरल इन्फेक्शन है और इसके बॉर्डेला पेटोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि सीएमएल में बेजोफिल इंक्रीज होंगे। इसके बाद आ जाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, अब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ये क्या है, ये एब्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, एब्स्टन बार वायरस इन्फेक्शन दैट रिजल्ट इन द लिम्फोसाइटिक ल्यूकोसाइटोसिस। ये क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब ये किस तरह से, ये CD8 टी सेल्स, ठीक है, अब ये क्या होती है, इसकी ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो सकती है, किसिंग डिजीज से सलाइवा प्रोडक्शन। अब ये जाता किस तरह से है, प्राइमरी किस इन्फेक्शन का, पहले उसे गले का इन्फेक्शन होगा, ऑरोफेरिंक्स फ्रेंजाइटिस होगा। ठीक है, उसके बाद लीवर रिजल्टिंग इन हेपेटाइटिस एलिवेटेड, यानी कि जब लीवर में जाएगा तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेगा, हिपैटोमेगाली काज कर देगा, लीवर को डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है CD8 प्लस सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स की स्पेसिफिक है CD8 प्लस। ठीक है, इसमें 8 प्लस, CD8 प्लस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब इसमें क्या होता है, जनरलाइज लिम्फ एडेनोपैथी होती है। जनरलाइज लिम्फ एडेनोपैथी ड्यू टू टी सेल हाइपरप्लेजिया इन द लिम्फ नोड। ओके, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लिम्फ नोड है उसमें क्या होता है, पैराकॉर्टेक्स, और जो स्प्लीन में, जिसमें पैल्स। ठीक है, पैल्स, पैल्स में क्या होता है, पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ। अब यहाँ पे टी सेल्स जो होते हैं, वहां पे जो मैचुरेशन होती है, जो हाइपरप्लेजिया होता है स्प्लीन में, वो पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ में हो रहा होता है, और जो लिम्फ नोड में हो रहा होता है वो पैराकॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। इसके बाद है मोनोस्पॉट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक, इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये है सही, बस इतना, यानी कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। इसमें जो दूसरे डिसऑर्डर हैं, जिस तरह ल्यूकीमिया है, ल्यूकोसाइटोसिस है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, हॉजकिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें ये है कि भाई कॉम्प्लिकेशन इसके आ जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, स्प्लीन रप्चर हो जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि डोरमेंसी ऑफ द वायरस इन द बी सेल इंक्रीज टू द, अब यहाँ पे क्या है, डोरमेंसी किस में है, बी सेल्स में है, जबकि जो मोस्ट कॉमन काज क्या करता है, वो टी सेल्स काज कर रहे थे। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में दो मोस्ट चीज हमने देखनी, कि मोस्ट कॉमन जो क्या कर रहे थे, रिएक्टिव कौन थे, टी सेल्स थे। लेकिन डोरमेंट किस में हो जाते हैं ये, जब डोरमेंट हो जाएंगे तो उसमें जाके बैठ जाएंगे, जब बैठ जाएंगे तो इन्फेक्शन काज कर देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम जो देखते हैं वो होता है एक्यूट ल्यूकीमिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमने पीछे जो डायग्राम में देखा था, ठीक है, अब ल्यूकीमिया में मोस्ट कॉमन है, सबसे पहले माइलाइट स्टेम सेल्स बन रहे थे, उसके बाद लिम्फाइड, उसके बाद ये ब्लास्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट इंक्रीज हो जाते हैं, माइलोब्लास्ट इंक्रीज हो गए, और मोनोब्लास्ट, इधर लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा एक्यूट ल्यूकीमिया, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट हमेशा सडन ऑनसेट होता है, जब सडन ऑनसेट होता है तो उसी वक्त ही यहाँ ये रुक जाएंगे, माइलोब्लास्ट इंक्रीज होंगे और लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज होंगे। इसकी वजह से इनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगर माइलोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो हम इन्हें कहेंगे एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। अगर लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज के होंगे तो हम कहेंगे हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, दो होंगे।
एक माइलोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा लिम्फोब्लास्ट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, एक्यूट ल्यूकीमिया। अब सबसे पहले क्या है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या होंगे, वो 20% से ज्यादा होंगे इन द बोन मैरो। ये कहाँ पे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बोन मैरो। अब जो ब्लास्ट हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे बोन से। जब भी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे तो क्या होगा, हाई WBC काउंट हो जाएगा। तो अब जब देखेंगे तो उसमें हमें ब्लास्ट सेल ज्यादा नजर आएंगे, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे भाई इसे एक्यूट ल्यूकीमिया है, डायग्नोसिस अपना बना सकेंगे। अब एक्यूट ल्यूकीमिया में मैंने आपको बताया है दो टाइप्स हैं इसकी, एक लिम्फोप्लास्टिक, दूसरा माइलोजीनियस। माइलोजीनियस में वही, इसमें माइलाइट सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये वाले न्यूट्रोफिल यानी कि माइलोब्लास्ट, और दूसरा लिम्फोब्लास्ट। इसे कहेंगे AML, इसे कहेंगे ALL। मोस्ट इंपॉर्टेंट, AML और ALL। अब हम आ जाते हैं जो लिम्फोब्लास्ट हैं, ALL। लिम्फोब्लास्ट एज यू नो, जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या T लिम्फोब्लास्ट होंगे या B होंगे। अब जो T लिम्फोसाइट्स या जो B लिम्फोब्लास्ट हैं, T लिम्फोब्लास्ट और B लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, इनकी दो टाइप्स हैं। अब इसमें एक स्टेन करते हैं TDT पॉजिटिव। अब TDT है क्या, इसका नाम है टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको कहते हैं टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। अब ये क्या क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि लिम्फोब्लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये DNA पॉलीमरेज है, तो यहाँ पे इसकी स्टेनिंग हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको आएगा कि भी एक पेशेंट है उसमें लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज है, ठीक है, तो उसमें TDT पॉजिटिव है, तो आपने डायरेक्ट जाना है कि भाई ये तो लिम्फोब्लास्ट में है। तो जाके आपने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट इन्फेक्शन है, और होता भी मेनली बच्चों में है। जहां पे भी किड्स का जिक्र आ जाए तो आपने ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% एक इनमें होगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में हमने दो पढ़ी, जिसमें TAL और BAL है, यानी कि T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट का। अब जो T लिम्फोसाइट्स हैं, एज यू नो, T लिम्फोसाइट मेनली क्या होते हैं, इनके होते हैं रिसेप्टर CD2 से CD8, जबकि B सेल्स के होते हैं, वो होते हैं 10, 19 एंड 20। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी एक MCQज है कि ये तो सबसे पहले मेनली अराइज इन द चिल्ड्रन। MCQज इस तरह से आएगा, एक यानी कि 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसमें लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज है, और उसको दूसरी चीजें यानी कि उसके लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज है, तो आप लगा लोगे भाई क्या है, सडन ऑनसेट है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आपने लगा देना है, ठीक। उसके बाद आपने सेटोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैस पॉजिटिव है और काला पॉजिटिव है, ठीक। ये दो स्टेन्स हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, पैस पॉजिटिव और काला पॉजिटिव। जबकि इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि TDT पॉजिटिव होता है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, ठीक है। अब एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया में हम जैसे कि वहां पे देख रहे थे, जो माइलाइड सेल्स हैं, माइलाइड सेल्स में मैंने आपको क्या चीजें दिखाई हैं, तीन चीजें दिखाई हैं। एक तो हमने क्या देखा है, माइलोब्लास्ट में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अब सब की क्या बन जाएंगे, ब्लास्ट बन जाएंगे। एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, इनके सब के ब्लास्ट होंगे। अब हम इसको देखेंगे, और ये मेनली जो माइलोपेरोक्सीडेज है वहां पॉजिटिव होता है, ठीक। अब हम करते हैं इसकी डिस्कशन, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया। अब एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया में क्या होता है, इसमें भी क्या होंगे, माइलाइड सेल, इमेच्योर जो माइलाइड माइलोब्लास्ट होंगे, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन है तो माइलोब्लास्ट होंगे। अब इसमें माइलोब्लास्ट है, ठीक है, आपको ये इस तरह से आसानी रहेगी क्योंकि ये MPO पॉजिटिव होता है, माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है तो जो क्रिस्टल होते हैं इसके एग्रीगेट बन जाते हैं और रॉड्स बनते हैं। तो एक सिनेरियो आता है कि भाई कि पेशेंट है उसमें क्या है, माइलोब्लास्ट इंक्रीज है, ठीक है। और बाज़ वक़्त अगर माइलोब्लास्ट आपको ना बताए, कि वो ये बताए कि भाई आपको और रॉड्स मिले, ठीक है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आर रॉड्स मिले हैं तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा। और वो कहेगा जो एज है वो तकरीबन 50 to 60 एज है, 52 साल का है, 53 साल का है, 54 साल का है। तो यहाँ पे आपको अगर वहाँ पे जिस तरह अगर बच्चा आ गया तो आपने ALL लगा देना है, अगर कोई बूढ़ा आ गया इनके 50-52 साल का तो आपने AML लगा देना है। अब इसमें माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है, पॉजिटिव है, और एग्रीगेशन से क्या बनेंगे, और रॉड्स बनेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुडान ब्लैक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? सुडान ब्लैक पॉजिटिव। अब इसकी सब क्लासिफिकेशन में वही होंगी कि प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया हो रहा होगा, उसके बाद मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है, और इसके बाद है मेगाकैरियोब्लास्ट। ठीक है, सारे सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये सो मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसका इतना आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। एक तो आरआर्स का पता होना चाहिए, दूसरा माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बाज़ औक़ात कुछ यानी कि यूएचएस में आ जाता है कि भाई WHO क्लासिफिकेशन AML, तो यहाँ पे आपने देख लेनी है कि जो AML क्लासिफिकेशन है वो आपने कहाँ से करनी है, मीडियम रॉबिन से करनी है, कि AML विद स्पेसिफिक जेनेटिक एबेरेशन, AML विद डिस्प्लेजिया, ये SCQ है। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो होती है T15 एंड 17, यहाँ पे है रेटिनोइक एसिड। बाद औक़ात क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में आप विटामिन ए देते हो तो उसको ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो RAR है, ठीक है, RAR इसकी क्या होती है, म्यूटेशन हो जाती है T17 to 15। अगर आप वही विटामिन ए दोगे तो वो RAR रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। ठीक, RAR रिसेप्टर कौन सा है? रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। जब वो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा तो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो कॉज है वो ट्रीट हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो AML में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, अब माइलोडिस्प्लास्टिक जो सिंड्रोम में है उसमें क्या होंगे, अब उसको पहले ही मसला है, डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, माइलाइड स्टेम जो सेल्स हैं वो उनके ब्लास्ट इंक्रीज नहीं होंगे, उनके ब्लास्ट होंगे लेस देन 20%। अगर जहां भी ब्लास्ट का लफ्ज आ जाए ना, ग्रेटर देन 20% हो गए, तो इसका मतलब है वो एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया होगा या एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया होगा। ठीक है, जहां पे ब्लास्ट सेल्स आ गए तो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया ये आपने देख लेना। उसके बाद आ जाता है क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब क्रोनिक ल्यूकीमिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या किया है कि क्रोनिक आ गया, क्रोनिक आ गया तो यहाँ पे मैचुरेशन हो गई है। वही अपने पिछली डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, यही ये बड़ी कमाल की डायग्राम है। अगर यहाँ पे देखें क्रोनिक इन्फेक्शन हो गए तो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेजोफिल, ठीक, उसके बाद टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये अगर इंक्रीज हो जाए। अब हम आ जाते हैं क्रोनिक क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब क्रोनिक ल्यूकीमिया में मेच्योर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मेच्योर। अब जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या करनी है, टाइप्स करनी है। इसमें क्या है, CLL है, ठीक है, हेरी सेल ल्यूकीमिया है, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है, और माइकोसिस फ्यूगोसाइट्स है। और इसके बाद एक आ जाता है, इसके बाद हम देखेंगे भी CML क्या होता है, पॉलीसिथीमिया वेरा क्या होता है। अब हम आ जाते हैं CLL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CLL। अब CLL क्या है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया मेनली होता क्या है, अब यहाँ पे क्रोनिक है तो मैचुरेशन कौन सी होगी, मैचुरेशन वाले सेल्स होंगे, यानी कि बी सेल्स होंगे। ठीक, अब बी सेल्स दैट एक्सप्रेस CD5 एंड CD20। ठीक है, अब CD5, 20, 19 एंड 23 जो साइड पे लिखे हैं वो आपने देख लेने हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा क्या कि भाई समझ सेल्स होंगे। समझ सेल्स क्या होंगे कि जब वो आप स्लाइड बनाओगे ना तो वहां पे फट जाएंगे, ऐसे समझ समझ सेल्स बना देंगे। ठीक है, समझ सेल्स, अगर समझ सेल्स आ जाएं कहीं भी सिनेरियो में तो आपने CLL लगा देना है, यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसका दूसरा नाम है SLL। इसका दूसरा नाम क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। जो CLL में होता है
उसमें क्या होता है 5 यानी कि 5000 से कम होंगे। अगर 5000 से ज्यादा हैं लिम्फोसाइट्स तो इसका मतलब है ये क्या होगा, SLL होगा। 5000 से कम सॉरी क्या हो गया, SLL, और 5000 से ज्यादा होंगे तो CLL। अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि भाई उसको लिम्फोसाइट्स ज्यादा हैं उसके, ठीक, लिम्फोसाइट ज्यादा हैं और ये बता रहा है कि भाई वो स्मज सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फिर ये देखना है कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है, अगर 5000 से कम है तो इसका मतलब है वो SLL है, इस तरह से SLL। और अगर 5000 से ऊपर देखें आप, CLL लिखा हुआ है, ये क्या होता है 5000 से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपने ऐड कर लेना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है कि इसमें हैपोगैमाग्लोबिनीमिया हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। जब भी हैपोगैमाग्लोबिनीमिया होगा तो क्या होगा कि उसमें जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज है, वो कम है। जब भी एंटीबॉडीज कम होंगी तो मोस्ट कॉमन क्या क्या है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से डेथ हो जाएगी। तो CLL में आपको डेथ हो सकती है, ठीक है, हैपोगैमाग्लोबिनीमिया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है, रिशर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, ये अगर बी सेल लिम्फोमा में चेंज हो जाए, लार्ज बी सेल लिम्फोमा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसको कहते हैं रिशर ट्रांसफॉर्मेशन। अब CLL में आपने ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले क्या होंगे, बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स दैट को एक्सप्रेस CD5 एंड CD20। जबकि जो बी सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो CD5 तो नहीं होते ना, CD5 वाले तो T सेल्स होते हैं, लेकिन जो इसकी को एक्सप्रेशन होती है ये क्या है, आप देखें नाइव बी सेल्स, पूरे बी सेल्स नहीं है, नाइव बी सेल्स हैं जिनके मैचुरेशन थोड़ा सा पहले, नाइव बी सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है हेरी सेल ल्यूकीमिया। ये सो मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है कि भाई जो मैच्योर बी सेल्स हैं उनकी क्या होती हैं, हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे देखें हेरी साइटोप्लाज्मिक जो बी सेल्स हैं उसमें हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। और इसमें क्या है, अगर आ जाए टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेट, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, टार्टरेट एसिड रेजिस्टेंट एसिड फास्फेट। अब इसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्लिनिकल फीचर ये है कि स्प्लीनोमेगाली होगी और ड्राई टैप, क्योंकि यहाँ पे देखें अब हेरी सेल ल्यूकीमिया में, ठीक, अब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स की क्या होगी उसमें, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, टार्टारेट एसिड रेजिस्टेंस, और इसमें जो हेरी सेल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू CDA क्लार्डाबिन, यानी कि जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है वो इसे क्या करता है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है उसका। अब इसके बाद आता है एडल्ट T सेल ल्यूकीमिया। अब हमने ऊपर जो दो पढ़े हैं वो B सेल वाले हैं, अब यहाँ पे क्या है, एडल्ट T सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, और इसके बाद है म्यूकोसिस फिंगोसाइट्स। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दोनों में CD4 T सेल्स पॉजिटिव होते हैं, ये और ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एडल्ट T सेल लिम्फोमा में ये जापान और कैरिबियन कंट्रीज। अब इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर कैल्सीमिया होता है। क्या होता है हाइपर कैल्सीमिया, वो इस तरह से आपको देगा कि भाई एक पेशेंट है उसको क्या है, कैल्शियम लेवल उसका इंक्रीज है, या उसकी जो बोन है वो पंच्ड आउट डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी बोन की जो लाइसिस हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको आपको T सेल्स मिलेंगे, T सेल ज़्यादा मिलते होंगे, तो आप क्या कह सकते हो कि भी ये क्या हो सकता है, एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा। जबकि माइकोसिस जो फंगाइड्स है उसमें क्या होता है, उसमें भी मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे करते हैं, स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब स्किन में पेनिट्रेट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, रैश बना देंगे, प्लाक बना देंगे, नड्यूल्स बना देंगे, तीन चीजें स्किन में। जबकि ऊपर क्या कर देंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन की क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेल्स आर स्प्रेड टू इन्वॉल्व द ब्लड प्रोड्यूसिंग सीजारी सिंड्रोम। इसमें जो हम ब्लड सेल्स पे हमें जो क्रिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई या सीजारी सेल्स, ये आपकी जो फाइंडिंग्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा होता है, क्योंकि आपने हिस्टोपैथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीजारी सेल या क्रिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई किसमें होंगे, माइकोसिस फिंगाइट्स। अब हमने इसमें जो T सेल ल्यूकीमिया
और जो माइकोसिस फिंगर्स है, हमने इनमें डिस्कशन करनी है। ये दोनों क्या होते हैं? CD T पॉजिटिव सेल्स। ठीक है, अगर आपको नजर आ गए कि CBC हुआ तो उसमें आपको टी लिम्फोसाइट ज्यादा आ गए। ठीक, अगर उसमें टी लिम्फोसाइट ज्यादा आ गए तो फिर ये देखोगे कि भाई उसको सिनेरियो में ये तो नहीं दिया हुआ कि भाई उसको जो कैल्शियम है वो यानी कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, या उसकी जो बोन है वो डिस्ट्रक्शन है। जब बोन डिस्ट्रक्शन होगी तो कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए अगर वहां पे होगा तो आप एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा लगाओगे। अगर यानी कि CD आपको CBC में मिल गया कि भाई वो टी सेल इंक्रीज है, ठीक है, टी सेल इंक्रीज होते होते आपको ये मिल गया कि वो स्किन का इन्फेक्शन है, पेप्यूल्स बन गए हैं, नोड्यूल्स वगैरह बन गए हैं, तो आप माइकोसिस फिंगाइड्स। ठीक है, ये तो हमने किया क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब हमने डिस्कस किया कि एक्यूट और क्रोनिक ल्यूकीमिया में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम दोबारा ये मेनली यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। ठीक है, अब सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन हो तो क्या होगा? ब्लास्ट सेल इंक्रीज होंगे। ठीक है, ब्लास्ट इंक्रीज होंगे। जब भी आपको क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो मैच्योर सेल्स, वो इमेच्योर हैं, ये मैच्योर सेल्स इंक्रीज होंगे। ठीक, मैच्योर सेल्स। और ये ब्लास्ट में क्या होगा? एक्यूट, एक्यूट इन्फेक्शन में ब्लास्ट और क्रोनिक इन्फेक्शन में मैच्योर सेल। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक, अब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या है? अब यहाँ पे हमने माइलाइड लिनिएज, जिस तरह से हमने पीछे लिम्फाइड लिनिएज की है, ये जो क्रोनिक ल्यूकीमिया में हमने की है, ये हमने लिम्फाइड लिनिएज की है। ठीक है, अब क्रोनिक की हमारी माइलाइड लिनिएज रहती है, तो हम वो माइलाइड लिनिएज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, माइलाइड लिनिएज में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे कि क्या हो सकता है कि माइलाइड सेल इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद पॉलीसिथीमिया वेरा यानी कि RBCs इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल थ्रोम्बो सिथीमिया, यानी कि इसमें क्या हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोलिफरेशन किन की होगी? जो हमारे प्लेटलेट है, जो मेगा कैरियोब्लास्ट है। उसके बाद आता है माइलोफाइब्रोसिस। ठीक है, अब इसमें भी मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम CML में आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। जहां पे भी क्रोनिक का लफ्ज आ जाए तो आप क्या कहोगे? भी क्रोनिक है तो इसका मतलब है मेच्योर होंगे। ये माइलाइड ल्यूकीमिया, माइलाइड में माइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल आ जाएंगे, इओसिनोफिल आ जाएंगे और बेजोफिल आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आता है कि BCR ABL फ्यूजन होती है। ठीक है, अब T922। ठीक है, अब BCR जो ABL है, ये दोनों अपनी जगह से, ये 9 पे होता है, ये 22 पे होता है, तो ये दोनों अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं। BCR अब ABL वाली जगह पे आ जाता है और ABL BCR वाली जगह पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है मैच्योर माइलाइड सेल्स की। दैट इज कॉल्ड एज द क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। ठीक है, अब क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया में हमें क्या मिलेंगे? ग्रेनुलोसाइट्स मिलेंगे या उनके प्रिकर्सर मिलेंगे। अब एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे MCQs है, ये जो फाइनल ईयर में भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जो CML है, ठीक है, अब ये एक्यूट में कन्वर्ट हो रहा है, ये बड़ा वो सुनने में है ना। अब ये कैन ट्रांसफर इनटू द AML, अपने में 2/3, जिस तरह CML है वो AML में 2/3 और ALL में 1/3 चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन होगी तो ब्लास्ट बनेंगे बाद में, पहले माइलोसाइट्स थे उसके बाद माइलोब्लास्ट बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब एक चीज है, एक सवाल है कि भाई क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया और दूसरा ल्यूकेमाइड रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ नहीं आता। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ CML में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यूट्रोफिल इंक्रीज नजर आएंगे क्योंकि मेच्योर हैं, इओसिनोफिल भी आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे और आपको बेजोफिल भी ज्यादा नजर आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये क्या है? जेनेटिक कोई म्यूटेशन हुई है BCR ABL की। अगर ऐसा हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन में भी आप देखते हो न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं, तो अब उसको कैसे यानी कि रूल आउट करोगे कि भाई ये जेनेटिक म्यूटेशन वाला CML है
या कोई लिक्विड रिएक्शन हुआ है, यानी कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो गए, न्यूट्रोफिल वैसे इंक्रीज हो गए, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें क्या होता है, अब ये क्या है, नेगेटिव ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स इन द लिक्विड रिएक्शन आर पॉजिटिव। ये किस में पॉजिटिव होगा? जिसमें लिक्विड रिएक्शन है। और नेगेटिव किस में होगा? जिसमें सीएमएल में। अगर ये जो है एलएपी है, ठीक है, ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब सीएमएल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड बेजोफिल एब्सेंट विद द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंक्रीज्ड बेजोफिल एब्सेंट विद द लिक्विड रिएक्शन। बेजोफिल यानी कि लिक्विड रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रोफिल इंक्रीज होता है, बेजोफिल नहीं इंक्रीज होता है। यहाँ पे तो हर चीज इंक्रीज होगी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल। अब यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन भी नहीं होगी, लिक्विड रिएक्शन में जेनेटिक म्यूटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं होगी। तो सीएमएल और जो लिक्विड रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने सीएमएल में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट की हैं। सबसे पहले बीसीआर एबीएल, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक। और ये ट्रांसफर हो सकता है एएमएल में और एएलएल में, 2/3 और 1/3। अब लिकोमाइड रिएक्शन हमने देख लिया। उसके बाद आ जाता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा में हमारे पास क्या है, मेच्योर माइलाइड सेल्स, स्पेशली आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया जहां भी आएगा तो वो है आरबीसीज इंक्रीज होंगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ये मोस्टली इंक्रीज इन द जैक2 काइनेज म्यूटेशन, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी यानी कि आरबीसी इंक्रीज हो जाएंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आगे तक जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स होंगे वो कौन से होंगे, ब्लरी विजन, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। फ्लश फेस ड्यू टू कंजेशन, इचिंग। ट्रीटमेंट इज फ्लीबेक्टमी, सेकंड लाइन थेरेपी इज हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक। उसके बाद एक होता है रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अब रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बाज़ औक़ात ये जो होता है ना, आरबीसीज होते हैं, ये तो प्रोड्यूस तो कहाँ से हो रहे होते हैं, बोन से, ठीक है। ये बोन है, बोन ने प्रोड्यूस कर लिए। लेकिन जो किडनी का क्या काम है, वो क्या करता है, एरेथ्रोपोइटन रिलीज करता है। क्या करता है, एरेथ्रोपोइटन। अगर किडनी का मसला है जिसमें एरेथ्रोपोइटन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो ज्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि भी हमने जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है उसको हमने पॉलीसाइथीमिया वेरा से क्या करना है, रूल आउट करना है। तो इसके बाद है एसेंशियल थ्रोम्बस्थीमिया। इसमें क्या होता है, मेच्योर प्लेटलेट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद माइलोफाइब्रोसिस भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया और पॉलीसाइथीमिया का वेरा का बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होती है और हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है। क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। लिम्फ एडिनोपैथी का क्या मतलब है, जो लिम्फ नोड है। अब लिम्फ एडिनोपैथी रेफर्स टू द इनलार्ज लिम्फ नोड, जो हमारे लिम्फ नोड है, ठीक है, कहीं पे भी लिम्फ नोड इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, या वो पेनफुल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, पेनलेस हो सकते हैं। अब पेनफुल कब होंगे, जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन होगा ना, तो जिस तरह आपने अपेंडिक्स का देखा ना, वो कितना एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसी वक्त ही, तो वो पेनफुल चीज होती है। क्रोनिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, कुछ नहीं होता, पेनलेस हो जाता है। जब भी पेनफुल कंडीशन होगी वो एक्यूट इन्फेक्शन होगा, जबकि जो पेनलेस होगी वो क्या होगी, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। ये आपने याद रखना है। कहीं भी रूल बना लो, अगर एक्यूट इन्फेक्शन, कोई मेलेग्नेंसी उस वक्त ऐसे बस्ट हुई है तो पेन होगा। अगर पेन लेस है तो इसका मतलब यह है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम लिम्फोमा। भाई लिम्फोमा तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं हाजकिंग लिम्फोमा, दूसरे होते हैं नॉन हाजकिंग लिम्फोमा। अब लिम्फोमा हमने क्यों कहा है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है उनकी इन्वॉल्वमेंट है बस।
अब इसमें दो किस्म के होते हैं, एक होता है हॉजकिंग, दूसरा होता है नॉन हॉजकिंग। अब जो इनका जो टेबल है, ये एससीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा और हॉजकिंग लिम्फोमा। जो कि नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा है वो 60% होता है, जो हॉजकिंग लिम्फोमा होता है वो 40% होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि भाई हॉजकिंग लिम्फोमा क्या होता है और नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा क्या होता है। मेनली जो हॉजकिंग लिम्फोमा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिम्फॉइड सेल्स इंक्रीज होंगे लिम्फोमा। ठीक है, इनके दो टाइप्स हैं, नॉन हॉजकिंग और हॉजकिंग लिम्फोमा। जबकि नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा है, ये क्या है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब एक लिम्फ नोड है, ठीक, लिम्फ नोड है ये। लिम्फ नोड के डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, ये कुछ होते हैं ये कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, पैराकॉर्टिकल एरिया होता है, हर चीज़ होती है इसमें। अब इनके डिफरेंट पॉइंट पे फोलिकुलर है। अगर कुछ जोन्स होते हैं इनके, अगर फोलिकल एरिया में इन्वॉल्वमेंट है तो फोलिकुलर लिम्फोमा। ठीक, क्या है, फोलिकुलर लिम्फोमा। ये मैं आपको नॉन हॉजकिंग की बताता हूँ, फिर इसके बाद हम हॉजकिंग करेंगे। फोलिकुलर लिम्फोमा। अब इसके बाद होता है मेंटल जोन, होता है एक मार्जिनल जोन होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक लिम्फ नोड बता रहा हूँ। अगर मेंटल जोन पे इंक्रीज होता है तो मेंटल जोन लिम्फोमा, लिम्फ नोड पे रहना है आपने। अगर मार्जिन है, ठीक है, मेनली क्या होती है, जो टी या बी लिम्फोसाइट्स, सॉरी बी लिम्फोसाइट होते हैं, उनकी मैचुरेशन हो रही होती है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की भी होती है, बी लिम्फोसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है मार्जिनल जोन लिम्फोमा, तीन टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बर्किड लिम्फोमा भी आ जाता है। ठीक है, बर्किड लिम्फोमा भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हॉजकिंग लिम्फोमा। हॉजकिंग लिम्फोमा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नजर आएंगे, जो लार्ज सेल्स हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉन हॉजकिंग में हम लिम्फ नोड पे रहेंगे। ठीक, इसमें हम क्या कहेंगे, बी सेल्स को देखेंगे। बी सेल्स में ऐसे दो किस्म के हमें सेल्स नजर आएंगे, न्यूक्लियाई नजर आएंगे। ठीक है, इन्हें कहेंगे ऑल रेड आई न्यूक्लियाई। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, लार्ज, इन्हें कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं, और रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि मैंने तीन चीजें बताई हैं आपको, या फोलिकुलर लिम्फोमा होगा, या क्या होगा, मेंटल जोन लिम्फोमा होगा। जिस तरह आपको मैंने नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा की टाइप्स बताई हैं, फोलिकुलर लिम्फोमा, मेंटनल, मार्जिनल और बर्केट लिम्फोमा। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, दो किस्म, एक स्मॉल बी सेल्स, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे स्मॉल बी सेल्स मेंटल में भी, जबकि मार्जिनल इनमें भी स्मॉल बी सेल्स होंगे, जबकि जो बर्किड लिम्फोमा है उसमें इंटरमीडिएट बी सेल। तो ये तीनों आपने देख लेने। तो फोलिकुलर लिम्फोमा में मेनली फोलिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मेनली यहाँ पे एक IGH लोकस होता है। क्या होता है, IGH लोकस, दो क्रोमोसोम है, एक है क्रोमोसोम नंबर 18, दूसरा होता है क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर 14 पे होता है IGH लोकस। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्रोमोसोम नंबर 18 पे BCL होता है। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, BCL चला जाता है IGH लोकस पे। ठीक है, अब जो BCL है वो अगर क्रोमोसोम नंबर 14 IGH लोकस पे जाएगा, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, BCL क्या करता है, एपोप्टोसिस करा रहा होता है। BCL का फंक्शन क्या, MCQ होता है कि BCL का फंक्शन है एपोप्टोसिस। जब एपोप्टोसिस नहीं होगी, म्यूटेशन होगी, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, दिस इज कॉल्ड एज द फोलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, अब फोलिकुलर लिम्फोमा तो हमें समझ आता है। ठीक है, इसमें हम रेट्रोक्सुमाब देते हैं, एंटी जो CD20 एंटीबॉडी। ये तो ट्रीटमेंट प्लान में आ गया, ट्रीटमेंट प्लान आपने नहीं करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे वही बात आ गई जो हमने पीछे डिस्कस की। अब यहाँ पे फोलिकल्स है, ठीक है, फोलिकल। अब ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये फोलिकल जो इंक्रीज हो गए, कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो बी सेल्स आ गए, वो इंक्रीज हो गए फोलिकुलर
हाइपरप्लेजिया हो गया या कोई लिम्फोमा है। तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, अब रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल लिम्फ नोड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें जो आर्किटेक्चर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें फोलिकुलर लिम्फोमा में, जबकि हाइपरप्लेजिया में जो उसका आर्किटेक्चर है लिम्फ नोड का उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। जबकि लिम्फोमा है उससे आर्किटेक्चर तब्दील हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो लिम्फ नोड है उसका आर्किटेक्चर तब्दील हो जाएगा। इस तरह से BCL2 एक्सप्रेशन होगी, यानी कि BCL2 ओवर एक्सप्रेशन है उसमें, जबकि नॉर्मली कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो गया, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। उसके बाद आता है मेंटल सेल लिम्फोमा। मेंटल मैंने आपको बताया था जोन होता है, मेंटल जोन, ठीक है। इसी तरह से मेंटल जोन और मार्जिनल जोन, इसमें मेनली क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो साइक्लिन D1 होता है, ठीक है, वो उधर चला जाता है। जब भी साइक्लिन D1 उधर उधर चला गया 14 पे IGH लोकस पे, तो उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी। जब भी ओवर एक्सप्रेशन होगी तो क्या होगा, सेल साइकिल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब भी सेल साइकिल इंक्रीज होगा तो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। तो दो चीजें हमने देख ली, फोलिकुलर लिम्फोमा और मेंटल जोन लिम्फोमा में मैंने आपको टेक्निक से बताना है, ठीक। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 18 से 14 पे गया IGH लोकस। इसी तरह से आगे जो मेंटल जोन है इसमें 11 से 14 में, लेकिन ये साइक्लिन D1 है, इसमें BCL2 था, ठीक है। उसके बाद आता है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अब जो मार्जिनल जोन लिम्फोमा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या होता है, मार्जिनल जोन। अब ये क्या है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल बी सेल इन द मार्जिनल जोन, ठीक है। अब मार्जिनल जोन क्या, यहाँ पे मेंटल जोन है, यहाँ से निकल के ना, अब GIT में ना, GIT में पूरे GIT ट्रैक में तो हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं, इनको कहते हैं माल्टोमा, ठीक है, मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। तो वहां पे जाके अगर मार्जिनल जोन है, यानी कि जोन से बाहर चला गया, जो लिम्फ नोड है उससे बाहर चला गया, मार्जिन से बाहर, तो ये जाके वहां पे जाके जो GIT को इन्वॉल्व कर लेगा। तो GIT को जब इन्वॉल्व कर लेगा तो इसमें क्या देखेंगे हम, H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, इसमें कहते हैं पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल, इसने अपना फोलिकुलर और मेंटल से होके उधर चला गया। उसके बाद एक सिनेरियो आता है बर्केट लिम्फोमा। ये तो मेनली अफ्रीकन पेशेंट में होता है, लेकिन इसमें क्या कहेंगे हम, इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स होंगे, ठीक। उसी तरह से अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह IGH लोकस 14 पे है, ठीक है। इसका एक MCQ आता है कि भाई वो कहेंगे कि भाई आप बर्केट लिम्फोमा डायग्नोस कर लोगे, तो वो कहेंगे कि भाई इसकी दो फॉर्म होती है, एक अफ्रीकन फॉर्म होती है जो कि जाम एरिया में होती है और स्पोरेडिक, ठीक है, एब्डोमेन में। अब इसी तरह से सी माइक है, ये क्या है 8-14, ये आपने बहुत ज़्यादा याद करना है। तो इधर ही 14 पे IGH लोकस है, तो वहां पे चला गया तो सी माइक की ओवर एक्सप्रेशन हुई। सी माइक की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो गया, ग्रोथ इंक्रीज हो गई। अब जहां पे भी स्टारिस का ये पेरेंट्स आएगी तो आपने बर्केट लिम्फोमा लगा देना है। इसके बाद आता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अब डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में क्या देखते हैं, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज बी सेल्स, ठीक है। वहां पे हमने देखे थे स्मॉल और इंटरमीडिएट, जबकि डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में हम लार्ज बी सेल्स। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना ही है। अब हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में मोस्टली क्या कर लिया कि लिम्फ नोड में फोलिकुलर लिम्फोमा, फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया किया, उसके बाद मेंटल जोन किया, मार्जिनल किया, मार्जिनल में मैंने आपको बताया कि GIT इन्वॉल्व होगी। उसके बाद बर्केट हमने किया, बर्केट में हमने सी माइक एक्सप्रेशन किया अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने सी माइक एक्सप्रेशन की, ठीक है। और 8-14 ये आपका उसमें भी आएगा, ऑस्पी में भी आएगा, और इस तरह से आपने याद कर लेना है। तो उसके बाद आता है हॉजकिन लिम्फोमा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉजकिन लिम्फोमा है, ये क्या है, जो बी सेल्स हैं इनकी क्या है, न्यूरोप्लास्टिक प्लोरिफरेशन ऑफ द रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। जो रीड स्टर्नबर्ग मैंने आपको बताया ऑल्स आई न्यूक्लियाई होगी, दो होंगे, ठीक है। अब ये क्या होंगे, इनकी क्लासिकली पॉजिटिव फॉर CD5 and 13, ठीक है।
अब जो ये क्या होंगे, इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा है, दूसरा है प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। अब जो क्लासिकल है, ठीक है, ये क्या होगा, CD15 और 30 पॉजिटिव होगा, जबकि CD45 नेगेटिव होगा। इन केस अगर प्रीडोमिनेंट है, वो CD513 नेगेटिव होगा और CD45 पॉजिटिव होगा। इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब जो हमारे पास रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा में इसको नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स सेलुलरिटी और जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड है, ठीक है। अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बी सेल सिम्टम्स होंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी सेल सिम्टम यानी कि बोले तो कि उसको बी सेल्स होंगे वो इंक्रीज है, बी सेल्स क्या करेंगे, उसको फीवर, चिल्स, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है तो एमसीक्यूज में। तो ये हो रहा होगा, जो पेशेंट होगा वो फीवर, चिल्स, वेट लॉस, उसकी जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी। क्यों होगी, क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे जो इसके हम टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक, क्लासिफिकेशन में नोड्यूलोस्क्लेरोसिस, नोड्यूलोस्क्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड और लिम्फ मिक्स सेलुलरिटी। अब जो नोड्यूलोस्क्लेरोसिस होता है ये यंग फीमेल में होता है। जहाँ पे भी यंग फीमेल आ जाए तो आपने यहाँ लगा देना है कि भाई यहाँ नोड्यूलोस्क्लेरोसिस होगी। नोड्यूल्स बनेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे, नोड्यूल्स बनेंगे और स्क्लेरोसिस, यहाँ पे नोड्यूल्स हैं, ठीक है, और स्क्लेरोसिस हो रही होगी, फाइब्रोसिस हो रही होगी, नोड्यूलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये कॉमन टाइप है, मोस्टली जो होती है वो नोड्यूलोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजली फीमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड इज डिवाइडेड बाय बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस, जो इसके लिम्फ नोड है उसमें स्क्लेरोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, एक्सटेंसिव फाइबर होंगे, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होंगे, ठीक है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होंगे और इसमें लेकोनार स्पेसेस हमें नजर आएंगे, स्पेसेस नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट रिच। लिम्फोसाइट रिच है कि लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है, इसका प्रोग्नोसिस बेस्ट है। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। ये मोस्ट कॉमन कॉज डेथ की होती है, क्योंकि अब देखो लिम्फोसाइट कम है, जब भी लिम्फोसाइट कम होंगे तो इन्फेक्शन होगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आता है मिक्स सेलुलरिटी, ऊपर है मिक्स सेलुलरिटी। तो मैंने आपको पहले पहले बताया था कि जो इयोसिनोफिलिया होगा वो किस में रेज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स सेलुलरिटी। मिक्स सेलुलरिटी में आपको अबेंडेंट इयोसिनोफिलिया होगा। तो हम पीछे चलते हैं, तो मैंने आपको कहाँ पे बताया था इयोसिनोफिलिया रेज होगा, यहाँ पे इयोसिनोफिल वाली साइड पे, यहाँ पे जाएं तो इयोसिनोफिल वाली जगह पे हम देखते हैं। तो इयोसिनोफिलिया इज रेज्ड इन द हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज को कोरिलेट कर लेना है कि मिक्स सेलुलरिटी में हर चीज होगी, इयोसिनोफिलिया होगा, बेजोफिल होगा, ठीक। ये हमने कर लिए, हॉजकिन लिम्फोमा कर लिया। उसके बाद आता है प्लाज्मा सेल्स, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है आपने उनको देख लेना है, उनकी जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है उनको डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे क्यों में आता है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में प्लाज्मा सेल एज यू नो, जो बी सेल्स होते हैं वो किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं आगे जाके। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल माइलोमा है और मोनोक्लोनल गेमोपैथी ऑफ द अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, एमगस कहते हैं, कोई मगस कहता है, इस तरह से। उसके बाद है वाल्डरस्टन मैक्रोग्लोबिन्यूरिया, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंगरहैंसन हिस्टोसाइटोसिस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, अब क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो इंटरल्यूकिन 6 होता है, इंटरल्यूकिन 6 जो बोन है उसको क्या कहता है, एक्टिवेट करता है कि भाई आप प्लाज्मा सेल्स बनाओ, बी सेल्स बनाओ ज्यादा। बी सेल मोस्ट एंड मोस्ट प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब इन प्लाज्मा सेल्स में और उन प्लाज्मा सेल्स में क्या फर्क होता है, अब जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है,
उनमें मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का फर्क होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हाई सीरम लेवल जो IG6 है उन्होंने एक्टिवेट किया। तो जब भी एक्टिवेट किया, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लाज्मा सेल्स हैं यहाँ पे क्या करते हैं, मोनोक्लोनल होते हैं। ये मोनोक्लोनल यानी एक ही है एंटीबॉडी है, कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जो हमारे पास नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो पॉलीक्लोनल होते हैं, कि कोई भी चीज़ आए ना, उन्होंने अपना ऐसा क्लोन बनाना है कि ऐसा चीज़ तैयार करनी है कि कोई भी चीज़ को उसकी डेथ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी इन्फेक्शन है, तो उन्होंने मल्टीपल एंटीबॉडीज बनाती हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं, सेम टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा का जो SCQ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लिनिकल जो इसका फीचर होता है वो होता है बोन पेन विद हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स हैं ये रैंक, ठीक है, रैंक पाथवे आपने पढ़ा है, ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज करता है और जिसकी वजह से हड्डियों को भुरभुरा कर देता है। जब हड्डियों को भुरभुरा करता है तो वहाँ पे कैल्शियम लेवल हमारा इंक्रीज होगा। जब भी हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता है, वर्टिब्रा। वो कहेगा मुझे जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे दर्द होता है, तो वहां पे वो ये बताएगा कि भी पंच और डिफेक्ट है वर्टिब्रा में। ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, इसमें होती है एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, जो न्यू प्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं। एम स्पाइक इज प्रेजेंट ऑन द, यहाँ पे देखें ये IgG है और ये IgA एंटीबॉडी है। ठीक, जो IgA और IgG इन्होंने क्या किया है, अपने ऊपर एम स्पाइक प्रोटीन लगा दी है। ठीक है, जब भी एम स्पाइक प्रोटीन बनती हैं तो ये क्या होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक, वहां पे डिटेक्ट हो जाती है। ठीक, और इसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी एंटीजन डाइवर्सिटी नहीं होती। मैंने आपको एंटीजन डाइवर्सिटी बताया कि भाई कि एक एंटीजन आया, ठीक है, ये मोनोक्लोनल है, कोई ऐसा एंटीजन आया जिनके पास इनकी पास कैपेसिटी नहीं है कि उसके एंटीबॉडीज बना सके, तो वो तो फिर एंटीजन की डाइवर्सिटी नहीं है ना। नॉर्मल प्लाज्मा सेल में होती है, वो मल्टीपल एंटीबॉडीज बना सकता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। इसके बाद आ जाता है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे है क्योंकि सीरम प्रोटीन इंक्रीज हो गई है, जैसा कि हमने देखा है कि एलिवेटेड सीरम प्रोटीन है। जब सीरम प्रोटीन है तो क्या बनेगा, मोस्टली स्टेसिस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में होंगे तो ब्लड फ्लो नहीं कर सकेगा प्रॉपर, हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाता है कि इसकी क्या होती हैं, फ्री लाइट चेन्स। अब क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बन गई हैं, तो एंटीबॉडीज़ ने कहीं से एक्सक्रीट तो होना है, तो ये क्या बना देती हैं, फ्री जो लाइट चेन है इनको कहते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जो हमारे रीनल की जो इनसफिशिएंसी कर देते हैं और डेथ काज कर देते हैं। अब हमने मल्टीपल माइलोमा में 4-5 चीज़ें देखने, इसको बार बार मैं आपको इस तरह कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल माइलोमा कि एक वर्टिब्रा पे पेन होगा, ठीक है, पंच आउट डिफेक्ट होगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, वो कहेगा कि भाई प्लाज्मा सेल्स इंक्रीज होंगे। प्लाज्मा सेल्स भी वो जो मोनोक्लोनल है, एक ही क्लोन है, ज़्यादा क्लोन नहीं है। मोनोक्लोनल होंगे तो कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो इनको इफेक्ट कर देगा। ठीक है, फर्ज कर एंटीजन आया कोई, जो भी एंटीजन आएगा तो एक ही किस्म के क्लोन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बना सकेंगे। जबकि हमारे नॉर्मल प्लाज्मा सेल जो हमारे बॉडी में होते हैं वो पॉलीक्लोनल होते हैं, इनकी एंटीजन डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये क्या होते हैं, अब ज़्यादा इन्होंने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, इनके जो लाइट चेन्स हैं ये किस में आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनका एक्सक्रीट तो होना है बॉडी में से, तो वो किसके पास आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट किडनी के पास आएंगे। जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किडनी के पास आएंगी तो किडनी फेलियर करा देंगी, तो इनको कहते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन। तो इसका MCQs किस तरह से आ रहा होता है कि भाई, एक इसका MCQs आता है कि भाई प्रोटीन यूरिया है और इसमें बेंस जॉन्स प्रोटीन है, हाइपर कैल्सीमिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मल्टीपल माइलोमा लगा दोगे। उसके बाद आता है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। ये भी उसी तरह
जहाँ पे एम स्पाइक प्रोटीन थी हमें नजर आ गई इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, यहाँ पे भी एम स्पाइक प्रोटीन होंगी, ठीक है, लेकिन इसमें लैटिक लिगेंड्स नहीं होगी, ठीक है, सेम टू सेम चीजें होंगी और लैटिक लिगेंड नहीं होगी। उसके बाद है वर्डस्टन मैक्रोग्लोबिनेमिया, इसमें भी बी सेल लिम्फोमा है विद मोनोक्लोनल जो आईजीएम प्रोडक्शन, ठीक है, आईजीएम प्रोडक्शन, ये जो वहां पे आईजीजी और आईजीए थी, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, बोनी लीयंस एब्सेंट होती है, ठीक है। बोनी लीयंस जहां भी आ जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मल्टीपल माइलोमा आपके पास जा सकते हो, ठीक। अब इसमें विजुअल एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, प्लाज्माफेरेसिस व्हिच रिमूव्स आईजीएम फ्रॉम द सीरम, जबकि यहाँ पे बड़ी एंटीबॉडीज आएंगी, आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आईजीएम एंटीबॉडीज आ गई हैं तो आपने कौन सा कहा था, वर्ल्डस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनेमिया, मैक्रो मीन बड़े ग्लोबन, जिसमें बड़े ग्लोबन में आईजीएम एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी बड़ी, मैक्रोग्लोबिनेमिया, ठीक है। जबकि इसमें क्या होंगी, आईजीए और आईजीजी छोटी होंगी, ठीक है, मेनली आईजीए और आईजीजी। इसमें आप एम स्पाइक है ना, इसको आईजीएम से ना कन्वर्ट करना, क्योंकि एम स्पाइक और चीज है, आईजीएम और चीज है, आईजीएम एंटीबॉडीज है, एम स्पाइक एक तो प्रोटीन है वैसे, ठीक है। इसके बाद लास्ट है वो है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। अब ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंगरहैंस सेल्स हैं जो कि किस में होते हैं, प्रीडोमिनेंटली इन द स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, derived from the bone marrow monocytes present antigen as the naive T cells, important नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं सॉरी वो तो है नॉट ऑनलाइन पर प्राइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिहाज से आपने इनको देख लेना है, ठीक है। डायबिटीज इन स्पाइडस है और एक्सटर्नस इन चाइल्ड है, तो हैंड शलर क्रिश्चियन डिजीज, ठीक है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिहाज से, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, जो मोस्ट हमने वो डिस्कस किए हैं वो सारी डिजीजेस डिस्कस की हैं। ये तो हमने डिस्कशन कर ली WBC's पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोमा से आपने इस तरह से सिनेरियो हल करने हैं, ये आपको इजी टू अंडरस्टैंड है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।